जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए रुक्मणी प्रकाशन का ये वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5 को। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल या दिल्ली सल्तनत? तो दोस्तों पहला होगा इसमें मौर्य साम्राज्य, दूसरा गुप्त, तीसरा दिल्ली सल्तनत और चौथा मुगल। इसके कालक्रम को देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य 322 से 185 BC, गुप्त साम्राज्य हो जाएगा 275 से 500, 550 AD। सल्तनत काल 1206 से 1526 और मुगल हो जाएगा 1526 से 1857। डीप फैक्ट्स जान लेते हैं। मौर्य वंशावली 322 से 185 ईस्वी पूर्व। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक था बृहद्रथ। कुछ इंपॉर्टेंट थे, बिंदुसार, कुणाल, देववर्धन आदि इनके प्रमुख शासक थे। अगला है गुप्त वंशावली। इसके संस्थापक थे श्री गुप्त या घटोत्कच एवं घटोत्कच 275 ईस्वी में, और इसके अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त 550। बीच के शासक और उसके कालक्रम को आप लोग देख लेंगे। सल्तनत काल के वंश के संस्थापक थे गुलाम वंश के सबसे पहले सल्तनत काल के सबसे पहले वंश गुलाम वंश। इसके संस्थापक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी 1526 तक। इसका ट्रिक है, गुल खिले तुम शहद लोगे, नहीं, इससे अच्छा है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस सैयद वंश और लून लोधी वंश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों धूम मठ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। अगला प्रश्न है, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? तो इसका खिताब दिया गया है फेडरल बैंक को। और RBI के गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता। HDFC और ICICI बैंक, ये दोनों का है मुंबई। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। शिव प्रताप शुक्ल हैं हिमाचल प्रदेश के। मंगूलाल छगन भाई पटेल, ये हैं मध्य प्रदेश।
कंभमपति हरिबाबू, ये मिजोरम। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है 29 नवंबर 2023। आंसर होगा ये 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में मनाया गया था। इजराइल से रिलेवेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। अभी बहुत चर्चा का विषय है ये और परीक्षा में संभावित भी है। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम, जेरूशलेम। पीएम इसका बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट अगर पूछता है आइजैक हर्जोग। आइजैक हर्जोग इनके प्रेसिडेंट हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। इजराइल की स्थापना दोस्तों 14/5/1948 को किया गया था। और इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन अजय चलाया था। ये दुनिया का इकलौता यहूदियों का कंट्री है। और इसके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया में कहीं भी जन्म लेने वाला कोई भी यहूदी इसका स्वरूप से नागरिकता प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? नर्वस सेंटर, ये पश्चिम बंगाल है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों का विजय अभियान बंगाल से ही प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत भी बंगाल से प्रारंभ हुआ था। इंडियन एसोसिएशन, हाँ, अखिल भारतीय स्तर का प्रथम विरोध भी इंडियन एसोसिएशन द्वारा सिविल सेवा में कम उम्र के लिए या उनके सीमा घटाने के विरोध में हुआ था, बंगाल से ही हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल से ही शुरू हुआ था। तो इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल में विभाजन का उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करने के उद्देश्य से किया था। इसके अलावा भारत में सबसे हिंसक विद्रोह अंग्रेजों का जनजातियों ने किया था, जो बंगाल से ही हैं सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा फ्रांस नहीं होगा। फ्रांस प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत तथा समीपवर्ती देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर आते हैं। मैप से समझ लेते हैं इसको। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आदि देश आते हैं, देश और महादेश। सबसे पहले एक पैंजिया महादेश इकलौता हुआ करता था, पैंजिया, इससे टूटा तो एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड से ही आजकल ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हिस्सा टूटा। अगला प्रश्न है, नेत्रा क्या है? दोस्तों नेत्रा मानव रहित विमान है। यह एक हल्का निगरानी और टोही विमान है। नेत्रा का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एनालिसिस। रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है,
संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संत कबीर सम्मान बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि कबीर जी जुलाहा थे और जुलाहा का काम है बुनाई का काम, तो इसी से रिलेटेड इसका है। कबीर की समाधि स्थल दोस्तों मगहर में स्थित है। कबीरदास का जन्म वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। कबीरदास के गुरु रामानंद थे, जो एक वैष्णव संत थे। इनके लिए यही फैक्ट्स है। अगला प्रश्न है, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार डैश। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है सबसे खेल रत्न पुरस्कार। इसे सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। सबसे 1991-92 में शुरुआत हुआ था। सबसे पहले ये खेल रत्न पुरस्कार मिला था विश्वनाथन आनंद को। अगर आपसे 2022 में पूछता है कि 2022 में किसको मिला था, तो 2022 में शरत कमल अचंता को मिला था। और 23 में सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला था। अगला प्रश्न है, भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का संस्करण 2023 में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये वियतनाम में आयोजित किया गया था। तो भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। नेपाल के साथ होता है अपना सूर्य किरण। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। और बांग्लादेश के साथ सैन्य अभ्यास है बोंगो सागर। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साई रेड्डी को खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा। सुआ फिजी की राजधानी है। खर्तूम सूडान की राजधानी। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। 11 होता है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में। और रग्बी में होता है 15। अगला प्रश्न है, शुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रमंडल खेलों के घोटालों से संबंधित है। 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था RECL। आगे मैथ है। मैथ और रीजनिंग दोस्तों आप लोग खुद से कर लेंगे। मैं सही आंसरों को टिक लगा दिया हूँ और मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करके करूँगा ताकि आप लोग इसे देख सके, समझ सके और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के अंत में इसका आंसर की भी दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार से कन्फ्यूजन होने से आप लोग उससे मिला सकते हैं। यहाँ से जीके है।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये अनुच्छेद 44 में 44 में है। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन का प्रावधान है, पंचायत का गठन। अनुच्छेद 39 के तहत इसके अनुसार राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। और अनुच्छेद 50 में क्या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। कुछ डीप फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल में इनफैक्ट उत्तराखंड में चर्चा का विषय है और वहाँ भी संभावना है कि वहाँ लागू हो। वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 DPSP। ये आयरलैंड से लिया गया था। अगला प्रश्न है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामायण के निर्माता हम लोग जानते हैं, ये रामानंद सागर हैं। ये 1987-88 के आसपास निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? तो दोस्तों इसका आंसर है बिहार के पुरातात्विक स्थल रामपुरवा है। ये पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बैल प्रधान अशोक के स्तंभों में से एक रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा बात करें तो लौड़िया नंदनगढ़ पर सिंह और मोर का है। इस पर सिंह और मोर का है। सारनाथ में 4 सिंह हैं। रामपुरवा को फिगर में देखते हैं, ये है रामपुरवा बैल प्रधान अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका आंसर है होगा दोस्तों जापान को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले भारत ने लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंट कप 2023 भी जीता है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल से संबंधित है और जो आपको पता होगा जुलाई 2023 में भारत ने मेजबान पाकिस्तान को हराकर फुटबॉल सैफ चैंपियंस 2023 भी जीता है। हालांकि 2023 में भारत वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से हार गया है। अगला प्रश्न है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। डिफैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। ये पिक्चर है दिल्ली दरबार का। भारत की राजधानी तब कलकत्ता थी, जिसे 1911 में बदलकर दिल्ली को नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया। दिनांक था ये 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, यही हैं महोदय, जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। बंगाल विभाजन का रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर अलग राज्य का दर्जा दिया गया और असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी परिवर्तन के जुलूस के समय ही होर्डिंग पर बम फेंका गया था। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया गया है, आप लोग इसे चेकआउट कर लें।
अगला प्रश्न है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है गंधार में। डिफैक्ट्स है, यूनानी रोमन कला को इंडो ग्रीक कला, गंधार कला आदि नामों से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति मथुरा कला के तहत बनाई गई थी। गंधार कला के तहत निर्मित बुद्ध की मूर्तियों की तुलना यूनानी देवता अपोलो से की जाती है। एलोरा की गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई? तो इसका आंसर है दोस्तों राजगीर। राजगीर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं मिली है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर पर्यटन स्थल के रूप में विश्वविख्यात है। जल मंदिर राजगीर में ही स्थित है। इसके अलावा अभी हाल ही में ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है राजगीर में। भारत में दूसरा ग्लास ब्रिज है। एलोरा तथा अजंता को यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी 1986 में है। 2023 में दो स्थान शांति निकेतन और होयसल मंदिर को शामिल किया गया है 2023 में। इस प्रकार भारत में टोटल 42 विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। 42। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। यूरेनस एक शीत ग्रह है जिसका वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है। यह ग्रह लुढ़कता प्रतीत होता है और प्रकाश हरे नीले रंग का दिखाई देता है यहाँ पे। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। क्विक एंड डीप फैक्ट्स जान लेते हैं। 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय द टेलीस्कोप, यूरेनस स्पिन ऑन इट्स साइड, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शेल इन 1781, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और यूरेनस इज द वेयर यूरेन इज स्टोर्ड। दैट्स इट। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। यह तेलंगाना के नलकोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य में नागार्जुन सागर से संलग्न कृष्णा नदी पर निर्मित है। इस परियोजना के अंतर्गत एक बांध तथा दो मुख्य नहरों को शामिल किया गया है। दोनों नहरें नदी के पार्श्व भाग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो ये वर्ष 1983-84 में किया गया है। शून्य आधारित बजट में बजट प्रत्येक योजना को शून्य से प्रारंभ मानकर समीक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था कृषि का विकास, द्वितीय का प्रौद्योगिकीकरण। डिफैक्ट्स जान लेते हैं। ये भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को एक संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 कृषि की प्राथमिकता थी इसमें, और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 51 उद्योग की प्राथमिकता, ये पीसी महालबोनिस मॉडल पर थे। तीसरी पंच 61 से 66 सो रिलायंस, 66 से 69 नहीं था। पंचवर्षीय योजना चौथी 69 से 74 गरीबी कम करना। पाँचवीं में गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भर बनाना। छठी पंचवर्षीय योजना पाँचवीं के रूप में वही जोड़ दिया गया। सातवीं फूड प्रोडक्शन, आठवीं रोजगार सृजन, नौवीं में 7% की विकास दर को लक्षित किया गया। 10वीं में स्वरोजगार और संसाधनों एवं विकास, 11वीं पर व्यापक और तेजी से विकास,
और 12वीं योजना थी स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार से संबंधित। 12 से 17। दोस्तों 40 क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कि शून्य बजट पर आधारित बजट को। जीरो बेस्ड बजटिंग, इट्स अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। तात्पर्य कि शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना को शून्य से प्रारंभ मानकर पुनः समीक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग, जितना इनकम है उतना एक्सपेंसेस को दर्शा दिया जाता है और जीरो। मान लेते हैं कि किसी परिवार का इनकम 10,000 रुपये है, वो 1,000 रुपया रूम रेंट पर खर्चा करता है, 2,000 रुपया राशन पर, 1,000 शिक्षा पर वगैरह कर करके उसके सारे इनकम का एक्सपेंसेज किसी पार्टिकुलर मद में खर्च होते जाता है और अंत में वो जीरो बचता है। तो यही जीरो बेस्ड बजटिंग है। उदाहरण यहाँ से समझे, हाउ टू क्रिएट अ जीरो बेस्ड बजट। तो टोटल मंथली इनकम $3,250 के हिसाब से माना गया है इसका, और लास्ट में इसका अमाउंट लेफ्ट ओवर ज़ीरो। तो यही है जीरो बेस्ड बजट। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मस्थली वाराणसी है। इनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था, मनु भी कहते हैं। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया, गंगाधर राव के साथ हुआ। और 1857 में रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के विरोध में। 17 जून 1858, हाँ 17 जून 1858 को ये वीर गति को प्राप्त हुई संघर्ष करते हुए। इन्हीं के संबंध में जो कैप्टन ह्यूरोज थे, कहा था कि विद्रोह में से वह एकमात्र मर्द थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ के भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीति गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाल पाल बाल, ये गरम दल के नेता थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी 1985 में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1907 में कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नेता गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। तो ये शून्य भूखमरी, हाँ ये भी है। जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्ता परक शिक्षा। तो इस ABCD चारों है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। पिक्चर के माध्यम से समझते हैं इसको। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मेजर हेक्टर मुनरो एंड उसके अलावा मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय, अवध के शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय, अवध के शुजाउद्दौला एंड गवर्नर ऑफ बंगाल के गवर्नर मीर कासिम, ये तीनों का अलायंस हेक्टर मुनरो से लड़ा। मीर कासिम वॉज द मोस्ट इफिशिएंट ऑफ ऑल नवाब्स ऑफ, अच्छा मीर कासिम बंगाल के नवाबों में से था, ये फैक्ट नहीं है। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश सेना और मुगल, ये मीर कासिम में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में ये तीनों को हरा दिए थे। इसके परिणाम स्वरूप 1765 में
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ। युद्ध के बाद ही मेड अरेंजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर। हाँ, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल और हेक्टर मिनरो किए थे और मीर कासिम सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया था। इलाहाबाद की संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 में। और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न मैथ से है, देख लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो मसालों के लिए सबसे उर्वर क्षेत्र केरल विश्व प्रसिद्ध, प्राचीन काल से ही मसालों के लिए विख्यात रहा है और काली मिर्च का यौवन प्रिय साहित्य में कहा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार के लिए भी वहाँ से लोग यहाँ आते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो दोस्तों, इसका नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। इस दिन नागरिकता से संबंधित सभी अनुच्छेद यथार्थ अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 स्वतः ही लागू हो गए थे और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया करता है? तो इसका आंसर होगा 352। हाँ, 352। अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके अलावा भारत में अब तक 3 बार वर्ष 1962, 71 और 75 में राष्ट्रीय आंतरिक अशांति हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति लगाया जा सकता है 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 है वित्तीय आपात। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है। खंड विकास पदाधिकारी न, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, हाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसका पंचायत समिति का गठन किया गया था। यह उस राज्य में नहीं किया जाएगा जहां पर इसका जनसंख्या 20 लाख से कम है। पंचायत समिति बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायत जिला परिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो चीन में दोस्तों गृह युद्ध शुरू हुआ 1928 में। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए थे और चीनी साम्यवादी गणतंत्र का अध्यक्ष उस समय माओ से तुंग था। माओ से तुंग। और 1911 में चीनी क्रांति के जनक थे डॉक्टर सन यात सेन।
अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका आधिकारिक भाषा बांग्ला है। भाषा के आधार पर ही इसका विभाजन हुआ था। और इसकी राजधानी ढाका। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बॉर्डर लाइन है, लगभग 4100 किलोमीटर का। और बांग्लादेश के अभी हाल में शेख हसीना चौथी बार वहाँ के प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस पूर्ववर्ती सोवियत संघ का एक घटक गणतंत्र रहा था, जिसे बायलोरेशिया कहा जाता है। बेलारूस ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। अजरबैजान की राजधानी ये बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। मोरोनी कोमोरोस का है, कोमोरोस। ब्रुसेल्स बेल्जियम का है। अगला प्रश्न है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका प्रथम व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता वर्ष 1837 में इन्हीं को प्राप्त हुआ था। और भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। जॉर्ज विल्किंस ये भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए थे, गीता का। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स किए थे। और मैक्सिमिलियन एक जर्मन या इटालियन ये विद्वान थे। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला और बाजार कर से है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। इसके अलावा ग्राम पंचायतें निम्न कर भी वसूल कर सकते हैं, जैसे कि पशु का रजिस्ट्रेशन फीस, दुग्ध उत्पादन पर कर, वाहन कर, पशुओं पर कर, ये सब। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों का विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी का योग बनाना है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को तथा 74वें द्वारा संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था। पंचायती राज का उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता फैलाना भी है। और अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, जो जिसमें नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, पाँचवीं। समय है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। अच्छा, नए चुनाव हुए थे। अच्छा, इसी समय जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार चुनी गई थी। तो ये इसका टेन्योर आपातकाल 25 जून 1975, इस पर एक मूवी बनी है, 25 जून 1975, इमरजेंसी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, अन्नपूर्णा योजना 2000 में, काम के बदले अनाज का 1977 और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997। दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष 1992 में आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत न्यूनतम मूल्य पर अन्न उपलब्ध करवाया जाता था। अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2020 में किया गया था। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 10 केजी खाद्यान्न प्रदान किया जाता था। और काम के बदले अनाज 1970 तक से है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन समुदाय के लिए आरंभ किया गया था। और
और बाद में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 35 केजी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायतों के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? तो ये अनुदान का प्रावधान राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। अगला, कर्तन एवं दाह, ये मैच करना है किस प्रदेश में किसका किस नाम से संबंधित है। तो ये दहिया, सर्वप्रथम दहिया मध्य प्रदेश से संबंधित है। कुरवा झारखंड से है, कुरवा झारखंड। और बरिंगा ओडिशा, पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मृगनयनी का महल है ग्वालियर में। ग्वालियर में है। ये बनाया गया था राजा मान सिंह तोमर। ये राजपूत राजा थे। इनकी प्रेमिका थी मृगनयनी, जो गुज्जर समाज से थी, और इसलिए मृगनयनी के महल को गुजरी महल भी कहा जाता है। गुजरी महल। 1922 में इसको म्यूजियम बना दिया गया। अगला प्रश्न रीजनिंग से है, देख लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 नहीं, 16 हो गए यहाँ। ओ सॉरी, 16 यहाँ है, माफ़ कीजिएगा। एक मई 2016 को कहाँ से हुआ? तो यूपी के बागी बलिया जिला से हुआ। इसके अंतर्गत पीएम उद्देश्य का बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना था। प्रमुख योजनाएं का देख लेते हैं। मिष्टी योजना 2023 में शुरुआत हुआ। जन अभियान अग्निपथ स्कीम 2022 में। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में 4 साल सर्विस है, अग्निवीर, अग्निपथ। उड़ान 2017, उज्ज्वला स्कीम 2016, अटल पेंशन 2015, नमामि गंगे 2014, आयुष्मान भारत स्कीम 2018। मौजूदा बजट में आयुष्मान भारत को विशेष पैकेज दिया गया। पीएम प्रणाम स्कीम 2023, अमृत धरोहर 23, मेक इन इंडिया 2014, उज्ज्वला स्कीम 2015, जन धन योजना 2014, अकाउंट, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 और पीएम श्री स्कूल स्कीम 2022 से संबंधित। एक बार देख लीजिएगा 2014 से 2023 तक के प्रमुख स्कीम। अगला प्रश्न है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य है तेलंगाना से संबंधित। मिजोरम में है थंगलाम, गोवा में तरंगमेल, और झारखंड में दसाई नाच। अगला प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? तो दोस्तों संसद का प्राक्कलन समिति अस्थायी होता है और इसमें लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या होती है 30 और इसके जो अध्यक्ष होते हैं मुख्य, वो
सत्ता पक्ष से ही होते हैं और कार्यकाल होता है इसका 1 वर्ष। एक इससे संबंधित प्रश्न है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति PAC, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगला प्रश्न है, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। बिहार का है ये टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और केरल का कौन सा? पेरियार होगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमोडी। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ी आदि आती है। इसका हाइट अनाईमोडी का है 2695 मीटर है। और जिंदागुरा ये है ईस्टर्न पार्ट पर, हाँ ईस्टर्न पार्ट पर है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है ये। और दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। कलसूगढ़ नहीं, कलसूबाई, ये वेस्टर्न घाट में है, महाराष्ट्र के कौन से किसी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से है शायद। अगला प्रश्न है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों कोया विद्रोह हुआ था 1879-80 में। ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ। और इसके अलावा उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र, मलकागिरी जिले के कुछ क्षेत्र प्रभावित थे इससे। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी है? तो ये है भारत में BT कपास फसल को आनुवांशिक रूप से संशोधित GM होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, BT कपास को मिला है। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक। तो केल्विन पानी का हिमांक होता है 273.15। अगर ये डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। और है -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। अगला प्रश्न, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या किया था? तो निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो मैग्नेटिक डिस्क DVD नहीं होता है। बाकी ये तीनों मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं। हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ये सभी चुंबकीय डिस्क के सामान्य उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो ये व्याख्या किए थे F.E. फ्रीज ने। F.E. फ्रीज वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। अगला है, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो दोस्तों संगलन की गुप्त ऊष्मा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है, मोगोलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कम होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। कुछ प्रमुख बीमारी और उससे होने वाले कारण को जान लेते हैं। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन A रेटिनॉल रतौंधी होता है। विटामिन B1 थायमिन बेरीबेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन आँखों का लाल होना या जिह्वा या त्वचा का फटना। विटामिन B3 लाल सफ़ेद दाग चकत्ते होना।
विटामिन B5 पेलाग्रा लवादाद, विटामिन B6 से एनीमिया, विटामिन B7 से लकवा और बालों का झड़ना, विटामिन B12 अभी हम लोग बात किया एनीमिया त्वचा रोग, विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन D रिकेट्स, विटामिन E जनन शक्ति का कम होना, विटामिन K है रक्त का थक्का न बनना, और फॉलिक एसिड एनीमिया और पेचिस। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी का अर्थ होता है ऐसा यौगिक जो अम्ल क्षार दोनों के रूप में रिएक्शन करता है। तो इसका आंसर होगा सी, जिंक ऑक्साइड। कॉमन उदाहरण है इसका जिंक, एल्युमिनियम, सेन और प्लम्बम, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है इकोलॉजी शब्द ऑकियोलॉजी से बना है, ये कौन सा वर्ड है? तो ये यूनानी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो दोस्तों विषाणु से इसमें चिकन पॉक्स होता है। विषाणु से होने वाले रोगों का देख लेते हैं एक बार। विषाणु से होने वाले प्रमुख बीमारियां हैं रेबीज, खसरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू जोर और गलसोद इन्फ्लुएंजा। शॉर्ट ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गए, पोइचे छोड़ गए, पीछे छोड़ गए। रेखा रेबीज, खसरा खसरा मिला लीजिएगा। रीजनिंग है, देख लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। इसका आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन और प्रतिरोधित करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी भी परिवर्तन या अपने ऊपर लगने वाले बल का प्रतिरोध करता है। इनर्शिया प्रोपोर्शनेट टू मास। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये चुकंदर का केंद्र विगलन ये खनिज की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है, धान में जनरली। और नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है विद्युत के माध्यम से अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित तत्वों को परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, इसके ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है। विद्युत का लेपन यानी इलेक्ट्रो लेपन, प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इसका इस्तेमाल धातु के संक्षारण यानी जंग बचाने के लिए किया जाता है, धातु की सतह को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए। उदाहरण के लिए सामान्य धातु के आभूषणों को सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबे की परत चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। साधारणतः जलते हुए बल्ब के अंदर का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 तक होता है, इसलिए ये 3400 से कम है। और बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। इसके अलावा विद्युत हीटर, विद्युत आयरन इत्यादि में नाइक्रोम के तार इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम का तार एक मिश्र धातु है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक दोनों हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं।
अगला प्रश्न है, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? तो दो प्रकोष्ठ वाला हृदय मछली में पाया जाता है, मगरमच्छ में 3 होता है, सरीसृप में 4 होता है, ह्यूमन में भी 4 होता है, स्तनपायी में 4, पक्षी में 4, ह्यूमन में भी 4 होता है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेतों में कहाँ बदलता है? तो इसका आंसर होगा एक्सॉन छोर पर। गलत वाक्य को ढूंढे। 128 गोल्जी को लाइसोसोम में बने हुए सही है। केंद्रिका माइटोकॉन्ड्रिया लॉन में डीएनए होता है, इसलिए अपने हाँ सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी होता है, एटीपी राइट है। कोशिका द्रव का प्रद्रव न है, ये गलत है। प्रद्रव वो उसको कहते हैं जिसका यौगिक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक सभी के लिए किया जाता है। कोशिका द्रव में सभी कोशिकाएं जैसे केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, प्लाज्मा, गोल्जी उपकरण आदि निहित होते हैं इसमें। Fe2O3 FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात साधारण है, 3:1 होगा। Fe2O3 FeO 16:48 16 हाँ 3:1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी रज्जु कार्डेटा में मेरुदंड होता है, सही है। ये गलत होगा। पोलोमेट भी होता है, पृष्ठीय नाल होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रभावक खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि इसमें पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होती है? तो इसका आंसर होगा गर्तिका एरियोलर होता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड का क्या काम करती है? तो इसका आंसर होगा बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। जब किसी उदासीन धातु के गोलों के धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन को ह्रास होगा, इसमें कमी होगा। यह उदाहरण के लिए कांच के एक छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच से सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और सिल्क ऋणावेशित होगा। किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस पर धनावेश तथा ग्रहण करने पर उस पर ऋणावेश आ जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेटेहेल्मिंथेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो इसका आंसर होगा सी, फ्लेम कोशिका। अगला रीजनिंग है, तो दोस्तों इस प्रकार से 5वां प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें और अपना लिए अपने सीट को सुनिश्चित कीजिए।